बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। बाय डेफिनेशन, a center force is always directed along one of the radial segment. Therefore, the work done by the force F along any radial segment is given as। हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम बात कर रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर फोर्स होती है। सेंटर फोर्स वो होती है जो दो पॉइंट्स के दरमियान उनके पॉइंट सेंटर टू सेंटर रेडियस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हो। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है तो उसके सेंटर से उस फोर्स की जो डायरेक्शन है उस मैस के सेंटर से टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रही होती है। लिहाजा हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एज अ सेंटर फोर्स लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर फोर्स है वो एट एवरी पॉइंट जो है वो क्या कर रही है टुवर्ड द रेडियल टुवर्ड द सेंटर और द ये कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स लगा रहा है या सेंटर ऑफ द अर्थ कह लें तो ये फोर्स जितनी भी है किसी भी पॉइंट पर जो है वो अलॉन्ग द रेडियल क्या कर रही थी टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही होती है। देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। लिहाजा हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एज अ सेंटर फोर्स कह सकते हैं। और सेंटर फोर्स के केस में जब हम बात कर रहे थे वर्क डन की तो वर्क डन का एज इट इज जो सिंपल फार्मूला है वो दैट इज इक्वल टू द एफ डॉट डी आ रहा है। यहाँ पर डी डब्ल्यू जो है हमारे पास वो क्या है दैट इज द वर्क डन बाय द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द रेडियल कंपोनेंट। लेट्स से हम अगर इस फोर्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और दैट इज इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ओनली द अलोंग दिस रेडियल कंपोनेंट दैट इज दिस वन। तो हमें ओवरऑल अगर हम जब ये हमारे पास ओवरऑल वर्क डन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि एक वर्क डन के सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें अगर ओवरऑल वर्क डन निकालना है तो जितने भी फोर्स हैं यानी कि फोर्स सेंटर फोर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा हर रेडियल कंपोनेंट के अलावा। ठीक है जी। इस रेडियल कंपोनेंट के अलावा भी लेना होगा, इस रेडियल कंपोनेंट के अलावा भी लेना होगा। तो जितने भी आपके पास रेडियल कंपोनेंट बनते हैं उनके सब के अलावा आप क्या करेंगे वर्क डन लेंगे और ये जितने भी वर्क डन होंगे इन सब को हम अगर ऐड अप करेंगे तो वो टोटल वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू पॉइंट। या फिर उसका दूसरा तरीकाकार है कि किसी भी एक सेगमेंट के अलॉन्ग हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें और उसको हम फाइनली क्या करें लेटर ऑन इंटीग्रेट कर लें। The work done is in moving along any arc is zero। अब सेंटर फोर्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन जो है वो अलॉन्ग द आर्क जो है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जो फोर्स है ये जो आर्क के डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहाँ पर ये शो की जा रही है इनके अलॉन्ग क्या होता है इसका जो है एंगल बना होता है 90। यानी कि इन सेगमेंट के अलॉन्ग अगर हम देखें फोर्स का जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या होगा जीरो होगा क्योंकि हमने ये देखा है कि वर्क डन अलॉन्ग परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है हमारे पास क्या होगा जीरो होगा। लिहाजा जो टोटल वर्क डन है हमारे पास इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू दैट इज ओनली द वर्क डन बाय द रेडियल कंपोनेंट फोर्स अलोंग द रेडियल कंपोनेंट। लिहाजा अब हम उस वर्क डन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये टोटल वर्क डन है और हमने उसमें लगा दी कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है कि हमारे पास इनिशियली देखा जाए तो मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। हमारे पास जो है मिनिमम जो पोजीशन है पॉइंट पी की अगर हम देखें तो दैट इज द आर आई। तो आर आई से लेकर ये इंक्रीज करके पॉइंट क्यू तक जाते जाते जो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ क्यू है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ अर्थ कह लें फ्रॉम सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लें वो आर एफ है। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम आर आई टू आर एफ। ठीक है। तो ये आगे जो है जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट करके बता देगा कि इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू।
अब फर्दर जो हम बात करते हैं, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is associated with the given displacement is defined as the negative of the work done by the gravitational potential force during that displacement. तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज द नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हमारे पास आ रहा है दैट इज द माइनस आर आई टू आर एफ आर इंटू डी आर। इसके साथ ये नेगेटिव साइन हम बता रहे हैं, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो पॉजिटिव चेंज आएगा। दैट्स मीन कि आप देखेंगे जब भी कोई चीज़ ज़मीन से लिफ्ट अप करते हैं तो आपको लिफ्ट अप करने में क्या करना पड़ता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। इन दैट केस जब आप जितना लिफ्ट अप करेंगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होएगा, वो पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो वर्क डन आपको करना पड़ता है ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी करना पड़ता है, लिहाजा ये नेगेटिव होगा। या हम देखते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड कर रही होती है, एफ जी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, यहाँ पर हमने फंक्शन ऑफ आर कहा है, आर जो है वो हमारे पास एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है जी। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो क्या होता है? दैट इज द अपवर्ड होता है। तो ये दोनों जो वर्क डन है या पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है ये भी क्या है? एक्चुअली एनर्जी ही है। और जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी वर्क डन है, एनर्जी ही है। तो ये जो एक, अगर हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरे में जो वर्क डन है दैट इज ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या यहाँ पर हम कह रहे हैं उसको सेंटर फोर्स। सेंटर फोर्स को हम हमेशा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों के जो वर्क डन है या द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट कैन नेवर बी इक्वल टू दी simply work done by the force of gravity or center force. The change in potential energy is always equal to negative of the work done by the force center force. So delta U equal to minus integration Ri R to Rf f of r into dr. Consider a particle of m mass between moving from point P to Q above the surface of Earth. हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हम P पॉइंट से मूव करवाते हैं और Q पॉइंट तक लेके जाते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और P पॉइंट पर भी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट करी वो Fg है। एट पॉइंट Q भी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों केसेस में आप देख रहे हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अलॉन्ग रेडियस जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रही है। The particle is subjected to gravitational force that is the Fr। ये जो gravitational force है जिसको हम सेंटर रेडियल फोर्स कह रहे हैं दैट इज माइनस जी एम ई ओवर एम आर स्क्वायर है इसका। और माइनस साइन क्या हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये सेंट्रल फोर्स है, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स है। वी कैन कंप्यूट द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फार्मूला को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज द यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू हमने निकाला था जी कैपिटल एम ई एम इंटीग्रेशन ऑफ आर आई इंटू आर एफ डी आर ओवर आर स्क्वायर। ये मैं बैकवर्ड में जाता हूँ तो क्योंकि यहाँ पर जी कैपिटल एम ओवर, सॉरी ये हमारे पास जो टर्म है जी एम ई, ये देखें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि फिक्स्ड है। मास ऑफ अर्थ भी हमारे पास फिक्स है, मास ऑफ सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट वो भी फिक्स है। तो सिर्फ हमारे पास जो वेरिएबल है वो आर है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि आर आई से आर एफ तक चेंज हो रहा है। तो लिहाजा जब हम इस एफ ऑफ आर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में जो कि हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो उसमें कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म बचती है वो वेरिएबल टर्म आती है। तो यहाँ से आपके पास जी एम कैपिटल एम ई एम यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सेट ऑब्जेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास आ गए हैं।
तो सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास एक टर्म बचती है दैट इज 1/r²। ये 1/r² को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आती है कैपिटल जी कैपिटल एम ई एम इनटू 1/r बचता है, और 1/r के ऊपर जब हम लिमिट लगाते हैं कि आर की वैल्यू मिनिमम क्या है आर आई और मैक्सिमम क्या है आर एफ है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाती है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, इसको आर एफ ओवर, ठीक है जी, ये माइनस के साथ आ रहा था, ठीक है जी, ये करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास आती है वो टर्म आती है -1/r आता है, ठीक है। तो इस 1/r के ऊपर जो हमारे पास लिमिट लगेगी मिनिमम आर आई टू आर एफ लगेगी। एक दफा हम ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं और फिर माइनस के साथ लोअर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगी, माइनस साइन कैंसिल होने के बाद इसको हम अगर रीअरेंज करें तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये रिलेशन आ जाती है हमारे पास। अब चॉइस ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारे पास आर्बिट्रेरी होता है, हम अपनी मर्जी से चॉइस ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या हो सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट बाज़ दफ़ा हम मोस्टली केसेस में सरफेस ऑफ अर्थ भी लेते हैं, और या फिर हम क्या लेते हैं द पॉइंट आउट ऑफ दी ग्रेविटी, वो पॉइंट जहाँ पर आपके पास ग्रेविटी क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो वो है कि जहाँ पर आपके पास जो है डिस्टेंस क्या हो जाए हमारे पास जीरो हो जाए, ये डिस्टेंस आर एफ है, आर आई के बजाय आर एफ है फाइनल डिस्टेंस। तो फाइनल पॉइंट अगर हमारे पास इन्फिनिटी का अप्रोच करता है तो अगर हम वहां से किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी आर आई डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो हमें उसको प्लेस करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो उस पॉइंट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन की जा होती है, दैट इज इक्वल टू यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी को हम यूं भी डिफाइन करते हैं कि हमें वो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए, थ्रू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं, और लॉ ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो है इंक्रीज आ रहा था, जबकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है डिक्रीज आ रहा था। तो हमने यहाँ पर लॉ अप्लाई किया कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉस की जब हम बात करते हैं तो दैट्स मीन कि फाइनल काइनेटिक लॉस का मतलब है कि फाइनल वैल्यू कम होगी और जबकि इनिशियल वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। ये हमने लिखा है जी लेफ्ट हैंड साइड पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के साथ प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारे पास क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर आर मैक्सिमम क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा डेफिनेटली अगर सरफेस ऑफ अर्थ से एस्केप कर जाता है तो वो ज़ाहिर है उसका जो डिस्टेंस होगा हम उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे कि वो वापस अब नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास अगर हम देखें कि जब आपने ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पर जाता है यानी कि आर मैक्सिमम अप्रोच होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी जीरो होगी। जब वो जीरो होगी तो हम इसका मतलब कि ये आपके पास टर्म जीरो होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ हाफ एम वी आई स्केयर होगी, इसको भी हम वी आई की बजाय वी स्केप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। माइनस ये जो माइनस और ये माइनस टर्म है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके ये और ये कैंसिल होने के बाद प्लस होंगे, और वो प्लस वाली टर्म जो है वो हमारे पास इधर आने के बाद माइनस के बाद क्या होगी प्लस, अगेन प्लस के बाद माइनस हो जाएगी, दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम ई ओवर आर ई इक्वल टू माइनस दिस टर्म, ये आपके पास एज इट इज है माइनस के साथ। अब यहाँ पर अगर हम वी आई को सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाती है, वी आई क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली रिक्वायर्ड है टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउट ऑफ द सरफेस, सॉरी आउट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ।
तो ये वी आई एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी है, और इस वी आई को हम क्या कहेंगे, वी एस्केप कहेंगे अगर आर मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाए, इन्फिनिटी को हो गए। इन्फिनिटी का होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गया, वापस नहीं आया। तो अगर ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास वी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा, टू जी कैपिटल एम ई ओवर आर ई, वेयर आर ई इज द radius of the earth, capital ME is the mass of the earth, and capital G is the gravitational constant. So the escape velocity does not depend on the mass of the object which is thrown out of the gravity of the earth. It is totally depends on the gravitational constant, mass of earth and the radius of the earth. यहाँ पर हम लास्ट में एक एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। Calculate the escape velocity from Earth for a 5000 kg spacecraft। ये कह रहा है कि एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको हमने जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकालना है, और हमें वो कैलकुलेट करना है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है, और उस स्पेसक्राफ्ट की जो मास है हमारे पास वो 5000 kg है। एंड लास्ट वन में हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है जो काइनेटिक एनर्जी भी उसको कितनी रिक्वायर्ड होगी टू escape फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है जी। तो हमें उसको ग्रेविटी ऑफ द अर्थ से निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास escape वेलोसिटी का फार्मूला जो कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ द 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ई और आर ई है। तो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास जो है the minimum initial velocity that is required to escape the spacecraft from the gravity of the earth is 1.12 into 10 to the power 4 meter per second is the required। ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो हमारे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ग्रेविटी से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट इज दी काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, वो सिंपल हम फार्मूला पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला, दैट इज दी हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, दैट इज दी हाफ मास कितना है स्पेस ऑफ क्राफ्ट का, दैट इज दी 5000 इनटू वी एस्केप क्या है 1.12 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे। कि तो हमारे पास 3.14 into 10 to the power 11 joules is the energy required to escape an spacecraft। डेफिनेटली जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, जितना मैसिव वो स्पेसक्राफ्ट होगा उतनी एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। थैंक यू वेरी मच।